हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शंस को, इवेंट, ऑनर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स को। ये 5 टर्म्स हम अपनी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन सभी टर्म्स से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ आगे की टर्म्स जो कि हमारे अकाउंटिंग के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले की, अभी हम वो करेंगे जो अकाउंट्स में जरूरी भी हैं लेकिन इनसे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट टर्म है डेटर। डेटर्स हमारे बिजनेस का मेन पार्ट होते हैं, मेन सोर्स होते हैं, लेकिन ऑनर और कैपिटल के बिना हमारे पास डेटर भी कोई काम के नहीं है, या हमारे पास डेटर बनेंगे ही नहीं। सबसे पहले हमारे पास ऑनर होंगे या कैपिटल होगी, उसी के बाद हम अपने डेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। डेटर्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं, जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तभी हमारे पास डेटर्स क्रिएट होंगे। मतलब डेटर कौन होंगे? The person from whom amounts are due। वो पर्सन जिससे हमने अपनी अमाउंट्स लेनी है, जिससे हमने अपनी पेमेंट्स लेनी है, वो पर्सन कौन होंगे? हमारे डेटर्स। तो डेटर्स कब क्रिएट होते हैं वो भी देखते हैं। The person who purchased goods from our business on credit basis। वो भी हमारे डेटर हो गए। वो पर्सन जिसने हमें कुछ पैसे देने हैं, या वो पर्सन जिसने हमारे बिजनेस से गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट बेसिस पर। क्रेडिट मतलब कि उधार। वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रेडिट को क्या बोलते हैं? उधार। कोई भी पर्सन जो हमारे बिजनेस से उधार कोई चीज खरीद रहा है, इट मीन्स कि उसने अभी हम पैसे नहीं दिए, हमें उसने पेमेंट करनी है, तो वो सभी पर्सन हमारे लिए कौन होंगे? डेटर्स होंगे। डेटर्स को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, लेकिन उसका मेन नाम हम डेटर ही पुकारते हैं। उसके दूसरे नाम है टोटल डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ये 3 नाम हमारे डेटर्स को दिए जाते हैं। ट्रेड डेटर्स उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। सन्ड्री डेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक डेटर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना पूरा एक बिजनेस रन कर रहे हैं, पूरे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर परचेज करेंगे, तो बहुत सारे पर्सन के एक एक नाम लिखना हमारे लिए मे बी पॉसिबल ना हो, तो उस जगह हम क्या करेंगे? उन सभी पर्सन्स को इकट्ठा करके एक प्रॉपर
ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा सन्ड्री डेटर्स, जिसमें बहुत सारे डेटर्स इंक्लूड हैं। सन्ड्री का मतलब बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना अपने आपस में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेटर्स वो पर्सन जिसने हमें पेमेंट देनी है, मतलब वो पर्सन जिससे हमारी पेमेंट अभी, हमारी अमाउंट अभी ड्यू है। द पर्सन हु परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आवर बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसने हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है, जैसे कि टोटल डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे डेटर्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। द पर्सन टू whom amount is earned by business, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अमाउंट देनी है, किसने देनी है, बिजनेस ने। द अमाउंट इज अर्न्ड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस ने उसको पेमेंट करनी है, उस पर्सन को पेमेंट करनी है। द क्रेडिटर्स, द पर्सन from whom business purchased products on credit basis, मतलब वो पर्सन जिससे बिजनेस ने प्रोडक्ट परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पर, वो कौन हो गया, हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे वो पर्सन्स हो गए, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वो पर्सन जिनको बिजनेस ने पेमेंट करनी है, जिनकी अमाउंट बिजनेस के पास ड्यू है, या वो पर्सन जिससे बिजनेस ने प्रोडक्ट परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पर। मतलब इनको हम क्या कह सकते हैं कि वो सप्लायर भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्लायर हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्रेडिट बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। कोई भी और पर्सन, सिर्फ हमारे सप्लायर नहीं, कोई और पर्सन भी हो सकता है जिससे हमने लोन लिया है या कोई और चीज ली है जिसके बदले में हमें अभी पेमेंट करनी है, तो वो भी हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स को भी डेटर्स की तरह नाम दिए गए हैं, जिसमें आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स। तो देखिए अभी हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स किए। डेटर्स कौन है, जिससे हमने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स कौन है, जिनको हमने पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स और डेटर आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स भी हमारे डेटर्स से जुड़ी हुई है। हमने डेटर्स में क्या बात की, द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट्स आर ड्यू, वो पर्सन जिससे हमने पेमेंट लेनी है, वो पर्सन कौन हो गया, डेटर्स हो गए। तो रिसीवेबल्स क्या है, द अमाउंट विच outsiders owns to business, वो अमाउंट जो एक आउटसाइडर ने बिजनेस को पे करनी है, वो अमाउंट क्या होगी, रिसीवेबल्स। वो पर्सन कौन हो गया, डेटर्स। एक बंदा ए, उसने हमारे ABC कंपनी को पेमेंट करनी है। ए ने ABC कंपनी को पेमेंट करनी है, तो ए ABC कंपनी के लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। और ए ने जितनी पेमेंट करनी है वो हमारे लिए क्या हो गए, रिसीवेबल्स होगी। ए डेटर, ए की अमाउंट जो हमने रिसीव करनी है वो हमारे
रिसीवेबल्स हो गए। इनको अकाउंटिंग टर्म्स में द बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उनके मुताबिक इनको बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रिसीवेबल्स काम कैसे करते हैं, वो क्रिएट कैसे होते हैं, और इनको नाम क्या दिया गया है, बिल्स रिसीवेबल दिया गया है। साथ ही साथ इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल्स भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए क्रेडिटर्स के साथ जुड़ी हुई टर्म पेबल्स। जैसे हमने पढ़ा कि रिसीवेबल्स क्या होती हैं, वो अमाउंट जो एक आउटसाइडर ने बिजनेस को पे करनी है, वो अमाउंट किससे जुड़ी हुई थी, हमारे डेटर्स से, क्योंकि डेटर्स ने पेमेंट करनी थी। अमाउंट कितनी थी, वो रिसीवेबल्स होगी। सेम वे में हमने अपने बिजनेस में से किसी बाहर वाले को कोई पेमेंट करनी है, वो हमारे लिए क्या होंगे, पेबल्स होंगे। मतलब द अमाउंट विच बिजनेस ऑन्स टू आउटसाइडर, वो अमाउंट जो एक बिजनेस ने किसी आउटसाइडर को पे करनी है, वो अमाउंट क्या होगी, हमारी पेबल्स होगी। तो पेबल्स को भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही डिटेल में पढ़ा जाता है। पेबल्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के नाम से इनको जाना जाता है, और साथ ही साथ इनको कहा जाता है अकाउंट्स पेबल। मतलब इनके दो नाम हैं, एक तो बिल्स पेबल हो गया, एक अकाउंट्स पेबल हो गया। ये किससे रिलेट करता है, क्रेडिटर से। रिसीवेबल में हमने पढ़ा जो हमने बाहर वाले पर्सन से पेमेंट लेनी है, उस पेमेंट को हम रिसीवेबल्स कहेंगे। पेबल्स में क्या था, जो पेमेंट बिजनेस ने बाहर वाले पर्सन को पे करनी है, वो पेबल्स हो गए। बाहर वाला पर्सन कौन हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी है, जो पेमेंट करनी है वो पेबल्स हो गई हमारे लिए। अभी नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए गुड्स। गुड्स भी हमारे बिजनेस की इंपॉर्टेंट टर्म्स में आती है। गुड्स का मतलब क्या है, दोज आर्टिकल्स which have been purchased by business for sale in usual course। ऑफ बिजनेस। मतलब गुड्स क्या होगी, वो आर्टिकल्स जो एक बिजनेस ने परचेज की हैं, किस पर्पस से, बिजनेस के यूजुअल कोर्स के सेल्स पर्पस से। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो एक बिजनेस परचेज कर रहा है और उसने अपने नॉर्मल रूटीन वे में उस प्रोडक्ट को सेल भी करना है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे आर्टिकल्स एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, गुड्स होंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स, वो आर्टिकल्स
जिसके लिए बिजनेस को चलाया गया, जिसके लिए बिजनेस को स्टार्ट किया गया, वो प्रोडक्ट्स हमारे क्या होंगे, गुड्स होंगे। बिना गुड्स के बिजनेस वर्क नहीं कर सकता। बिजनेस को किसी स्पेशल गुड्स के ट्रेड के लिए ही चलाया जाता है, वही हमारे प्रोडक्ट गुड्स कहलाते हैं। अभी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक फर्नीचर डीलर है, और एक मेडिसिन डीलर है, मतलब जो सिर्फ मेडिसिन को सप्लाई कर रहा है, होलसेलर है, या उसने अपनी कोई छोटी सी शॉप खोली हुई है, जैसे एज केमिस्ट खोल लेते हैं। तो एक फर्नीचर डीलर हो गया, एक मेडिसिन डीलर हो गया। फर्नीचर डीलर ने अगर अपने फर्नीचर को सेल किया, उसने क्या किया, फर्नीचर को सेल कर दिया, तो उसके लिए वो फर्नीचर क्या हो गया, गुड्स। लेकिन अगर मेडिसिन डीलर ने अपने फर्नीचर को सेल किया तो वो उसकी गुड्स नहीं हुई, उसको हम गुड्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो डीलिंग किस में कर रहा है, हम डीलर की बात करें, वो डीलिंग किस में कर रहा है, मेडिसिन में कर रहा है। उसके लिए मेडिसिन क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए फर्नीचर गुड्स नहीं होगा। सेम वे में अगर फर्नीचर डीलर है, वो फर्नीचर सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो गुड्स होंगी, लेकिन वो फर्नीचर के अलावा कोई और चीज सेल करेगा तो वो उसके लिए गुड्स नहीं बन सकती। एक पर्सन किसी भी चीज के लिए अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया उसने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो सारी चीजें उसके लिए क्या बन जाएंगी, गुड्स बन जाएंगी, चाहे वो छोटी चीज है, चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो। हमारी नेक्स्ट टर्म है परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को जब हम परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल को खरीद लिया, तो उसको बिजनेस में एज अ परचेजेस लिखा जाता है। बिजनेस में उसको नाम दिया जाता है परचेजेस का। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं। अभी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में क्या डिफरेंस है, देखिए कोई भी बिजनेस अगर कोई कच्चा माल खरीद रहा है, उसको दोबारा से प्रोडक्ट बनाकर वो किसी दूसरे फॉर्म में सेल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। लेकिन अगर कोई भी बिजनेस ऐसा काम कर रहा है कि उसने एक पर्सन से अपने प्रोडक्ट को खरीदा और दूसरे पर्सन को डायरेक्टली उसने सेल कर दिया, तो वो क्या करेगा, अपने फिनिश्ड गुड्स में ट्रेडिंग करेगा। तो अगर तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया तो हम उसको बिजनेस में परचेजेस मानेंगे। अगर उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट को परचेज किया है तो वो बिजनेस में परचेजेस माने जाएंगी। लेकिन इन केस उसने रॉ मटेरियल को खरीदना था लेकिन उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीद लिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट वो उससे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, मतलब उसने जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट किसी और चीज से रिलेटेड है। जैसे कि कोई मशीन वगैरह खरीद ली तो उसको हम उसका परचेजेस का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मशीन उसके बिजनेस का पार्ट नहीं है, मशीन उसके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। रॉ मटेरियल अगर वो खरीदेगा तो उसके बिजनेस का पार्ट वो माना जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए जो कि हमारी बिजनेस अकाउंट्स की आखिरी टर्म होंगी हमारे, सेल्स। जैसे हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, तो उसको बिजनेस में परचेजेस के नाम से जाना जाता है। तो जो भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उसको बिजनेस में सेल्स के नाम से जाना जाएगा। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि गुड्स सेल की, उसको हम डायरेक्टली क्या कहेंगे कि बिजनेस ने क्या की, अपनी सेल्स की हैं, और वो कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों पर हो सकती हैं।
हम बार बार उसके आगे गुड्स नहीं भी लगाएंगे तो भी हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हमने अपने प्रोडक्ट को, हमने अपनी गुड्स को सेल किया है। सेम वे में परचेजेस में होता है। हम बार बार रॉ मटेरियल परचेज करें, बार बार कोई प्रोडक्ट परचेज करें, तो अगर हम उसके आगे रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट नहीं भी लगाएंगे, अकेला परचेजेस लिखेंगे, तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या किया, अपने रॉ मटेरियल को ही परचेज किया है। सेम वे में हमने यहाँ पर अपनी गुड्स ही सेल की हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट टर्म थी। इससे आगे की टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी इन सभी टर्म्स में से किसी से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में उस चीज को डिस्कस कर सकते हो और आपको पीडीएफ भी वहीं पर प्रोवाइडेड होंगे इन सभी टर्म्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।